फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल अमरबेल जिसकी राइटर है उमैर अहमद, उसकी ये 30वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं 30वीं एपिसोड को बगैर किसी देर के। अगले रोज़ शाम को जुनैद के घर वाले उनके यहाँ आए थे। नानू समीना और सिकंदर से पहले ही फ़ोन पर बात कर चुकी थी तो उन्होंने उन्हें अगले माह की कोई भी तारीख तय कर देने का कहा था। दोनों फैमिलीज़ ने खाने के बाद बाहमी मशवरे से तारीख तय कर ली। जुनैद अपने घर वालों के साथ नहीं आया था। रात 12 बजे के बाद जब उसके घर वाले वापस गए तो उसके कुछ देर बाद उसने अलीज़ा को फ़ोन किया। उसी वक्त सोने के लिए अपने कमरे में गई थी। मैं सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए कॉल कर रहा हूँ। रस्मी सलाम दुआ के बाद उसने अलीज़ा से कहा। उसका लहजा खासा खुशगवार था। थैंक्स, मगर 3 दिन पहले जब हम लोग मिले थे तो आपको मुझे बताना चाहिए था, लीज़ा ने कहा। किस चीज़ के बारे में? जुनैद ने कदरे बेनियाजी से कहा। यही कि आपके घर वाले तारीख तय करने के लिए हमारे घर आने वाले हैं। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। मैं सोच रही थी आप कहेंगे कि आपको इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। वो दूसरी तरफ हंसने लगा। नहीं, मैं कोई लड़की नहीं हूँ कि उसे आखिरी लम्हों तक कुछ पता ही ना हो, और ना ही ये कोई फिल्म है। जाहिर है मेरी शादी की तारीख मुझसे पूछे बगैर कैसे तय की जा सकती है? हाँ, आपसे पूछे बगैर कैसे तय की जा सकती है? वो तो सिर्फ मुझसे पूछे बगैर तय की जा सकती है, लीज़ा ने शिकवा किया। यार बता तो रहा हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था। अच्छा, सरप्राइज़ नहीं था क्या? वो उसी तरह शगुफ्तगी से बोलता रहा। बाहर के मौसम में शायद मैं वाहिद आदमी होऊंगा जो इतनी खुशी खुशी अपनी रजामंदी के साथ आज़ादी के बजाय गुलामी कबूल करूंगा। तुम्हें तो मेरे इस जज्बे को सराहना चाहिए। इस बार उसके लहजे में मसनूही संजीदगी थी। हाउ वेरी मैग्निमस। गुलामी कबूल करूंगा? कैसी गुलामी? तुम्हें शायद कैद कहते हैं। नहीं, शायद कैद कहते हैं इसे, है ना? जुनैद ने फ़ौरन अपने जुमले में तसल्ली करते हुए कहा। जी नहीं, कैद भी नहीं कहते। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है इसे बस शादी ही कहते हैं। वाकई? इस बार दूसरी तरफ से कुछ मज़ीद हैरानी का इजहार किया गया। जी वाकई, वो उसके अंदाज पर मुस्कुराई। इसमें कैद या गुलामी वाली कोई बात नहीं होती, संजीदगी से तस्दीक की गई। नहीं, कम अज़ कम मर्दों के लिए ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर ऐसा कुछ हो भी तो ख़वातीन के लिए होता है, लीज़ा ने जताने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, मगर मेरे दोस्तों का तजुर्बा तो इसके बरक्स है। वो अभी भी उसी मूड में बज़ाहिर बड़ी संजीदगी के साथ गुफ्तगू कर रहा था। मुजज़ात भी होते हैं मगर ज़्यादातर नहीं। आपके दोस्तों के साथ कोई मुजज़ा हुआ होगा? लीज़ा उसकी गुफ्तगू से महजूज हो रही थी। हो सकता है मेरे मामले में भी ऐसा कोई मुजज़ा हो जाए। दूसरी तरफ से अपने खदशे का इजहार किया गया। ऐसे मुजज़ों के लिए ख़वातीन में कुछ कशफ और करामात का होना ज़रूर है, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं इन दोनों चीज़ों से आ रही हूँ। आपसे ये जानकर खासी हिम्मत बंधी है मेरी, खासा हौसला हुआ है मुझे। यानी मेरी आज़ादी पर कोई हर्फ नहीं आएगा? नहीं, आप तसल्ली रखें, आपकी आज़ादी पर कोई हर्फ नहीं आएगा। आप ऐसे हज़रत हैं भी नहीं जो अपनी आज़ादी पर कोई हर्फ बर्दाश्त कर लें। लीज़ा ने उसे तसल्ली दी। दूसरी तरफ से वो बेख्तियार हंसा। आई एम वेरी टाइमिड। मैं तो बहुत बुज़दिल लोगों में से हूँ। अगर आप अपने लिए टाइमिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनन डिक्शनरी में टाइमिड का मतलब बदल चुका होगा। वो उसकी बात पर एक बार फिर हंसा। मेरे बारे में तुम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जान गई। नहीं, ज़रूरत के मुताबिक ही जानना है आपको। थोड़ी सी रोमांटिक गुफ्तगू अब लाजिम नहीं हो गई हम पर? वो उसके जवाब से महजूज होते हुए बोला। मेरा ख्याल है अभी तक सारी गुफ्तगू रोमांटिक ही हुई है। नहीं नहीं, मैं कुछ इजहार मोहब्बत और वादों वगैरह की बात कर रहा हूँ। चांद तारे तोड़ने टाइप वाली बातें। अलीज़ा हंस पड़ी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को तोड़ने के बगैर भी आपके बारे में मेरी राय खासी अच्छी है। ये सुनकर खासी खुशी हुई है मुझे, वरना मेरा ख्याल था कि पिछले चंद माह में होने वाले वाक़यात के बाद मेरे बारे में तुम्हारी राय का ग्राफ खासा नीचे चला गया होगा। वो अब उसे छेड़ रहा था। होना तो चाहिए था मगर बहरहाल हुआ नहीं। तब मुझे खुद को खुशनसीब समझना चाहिए। ये आप पर मुनहसर है, उसने कहा। वो अब अपने सैंडल के स्ट्रिप्स खोलते हुए अपने बेड पर बैठ रही थी। यार, तुम्हें भी तो खुशकिस्मत समझना चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। अब आप यकीनन ये कहेंगे कि मैं भी खुद को खुशकिस्मत समझूं। जुनैद ने बेख्तियार कहका लगाया। आज तुम्हारी हर सेंस बड़ी शार्प है। मेरे कहे बगैर ही अगला जुमला बूझ रही हो। कमाल की अंडरस्टैंडिंग है हमारी। वो उसके आखिरी जुमले पर मुस्कुराई। जुनैद वाकई आज बड़े मूड में था। अगर आपके साथ रहना है तो सेंसेस को शार्प करना ही पड़ेगा, वरना खासी मुश्किल हो जाएगी। किसको, मुझे या तुम्हें? मुझे। आपको तो खासी आसानी हो जाएगी, लीज़ा ने तकिए को गोद में लेते हुए कहा। यू आर प्रीटी इंटेलिजेंट। तुम खूबसूरत ज़हीन हो, जुनैद ने मुस्कुराते हुए उसकी बात के जवाब में कहा। आप प्रीटी के बाद कॉमा लगाकर ये बात कह रहे हैं? जुनैद उसकी बात पर बेख्तियार महजूज हुआ। नहीं, फुल स्टॉप लगाकर कह रहा हूँ।
यू आर प्रिटी। इस बार अलीज़ा उसकी बात पर हंसी। और इंटेलिजेंट? उसने हंसी रोकते हुए पूछा। फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं, बात प्रीति तक की रखते हैं। इससे माहौल खासा खुशगवार हो गया। जुनैद का इशारा उसकी हंसी की तरफ था। तारीफ़ के लिए शुक्रिया अदा तो ना करूँ ना? बिल्कुल नहीं, आपकी तारीफ़ करके मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। फ़र्ज़ की अदायगी पर कैसा शुक्रिया? जुनैद अब उसे तंग कर रहा था। अच्छा, तो सिर्फ फ़र्ज़ की अदायगी के लिए तारीफ़ कर रहे, दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं कर रहे? अलीज़ा मसनूई संजीदगी से बोली। दिल तो ऑलरेडी ही आपके पास है, मैं तो इस वक्त दिमाग को इस्तेमाल करते हुए तारीफ़ कर रहा हूँ। सेन सेंसिबल थिंग। अलीज़ा ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। उसकी बर्जस्तगी आज वाकई लाजवाब कर देने वाली थी। इट मीन्स दैट आई एम गोइंग टू मैरी अ हार्टलेस पर्सन? ऑन द कॉन्ट्रेरी, आई एम गोइंग टू मैरी अ गर्ल विद 2 हार्ट्स। जुनैद ने इतनी ही बेसाख्तगी से कहा। मेडिकल साइंस में 2 दिलों वाले इंसान को क्या कहा जाता है? लीज़ा ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। मेडिकल साइंस का तो मुझे पता नहीं, मगर गालिब इसे महबूब कहते हैं। अलीज़ा बेख्तियार खिलखिलाई। जुनैद के मुंह से गालिब का हवाला उसे बेहद दिलचस्प लगा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप भी ज़िंदगी में कभी गालिब की बात करेंगे। इकबाल का जिक्र कब फरमाएंगे? इकबाल का जिक्र मुश्किल ही है, वो खुद की बात करते हैं और मोहब्बत हो जाने के बाद खुद ही कहाँ बाकी रहती है। इसलिए इकबाल का जिक्र अब बाकी सारी ज़िंदगी मुश्किल ही है। बस गालिब ही ठीक है। वही गालिब जो कहते हैं कि इश्क ने निकम्मा कर दिया। गालिब तो ये भी फरमाते हैं, बलाए जान है गालिब उसकी हर बात, अबारत क्या, इशारत क्या, अदा क्या। मेरे सर के ऊपर से गुजर गया है आपका ये शेर, रिजा ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। ये मेरा नहीं, गालिब का शेर है, इसलिए अगर आपके सर के ऊपर से गुजर गया तो कोई बात नहीं। मैं एतराज़ तब करता अगर मेरा शेर आपके सर के ऊपर से गुजर जाता। आपका अपना शेर होता तो वो भी मेरे सर के ऊपर से ही गुजरता। लिटरेचर और ख़ास तौर पर शेर व शायरी के मामले में कुछ ज़्यादा अच्छा ज़ौक़ नहीं रखती। आप फ़िक्र ना करें जनाब, मेरे साथ रहेंगी तो ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाऊंगी या आप ठीक कर देंगे? दोनों में कोई फ़र्क है? बहुत। मैं ठीक नहीं करूँगा, आप खुद ही ठीक हो जाएंगी। अभी ठीक नहीं हूँ। नहीं ठीक है, मगर बाद में कुछ ज़्यादा ठीक हो जाएंगी, या फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। सिर्फ ठीक, ज़्यादा ठीक नहीं होंगे आप। इस बार वो उसकी बात पर बेख्तियार हंसा। चले, ज़्यादा ठीक हो जाऊँगा, आपकी तरह गालिब के शेर मेरे भी सर के ऊपर से गुजरने लगेंगे। आप बड़े अजीब आदमी हैं जुनैद। ये तारीफ़ है या तनकीद? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों ही नहीं है, बस तबसरा है। रिजा ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर ठीक है, मगर आप जब मेरे घर आकर मेरे साथ रहेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ये राय बहुत गलत और बेमौका थी। मैं बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ। इस बार वो भी संजीदा हो गया। आपसे एक बात पूछना चाह रही थी मैं। जी फरमाइए। क्या न्यूज़पेपर से रिज़ाइन कर दूँ मैं? इसका फ़ैसला तुम खुद कर सकती हो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, जुनैद ने बड़ी सहूलत से कहा। मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये इतना मुश्किल फ़ैसला तो नहीं है। मेरे लिए है। तुम जो चाहती हो वो करो। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं डबल माइंडेड हो रही हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं रिज़ाइन कर दूँ? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपके घर वालों को इस पर कोई एतराज़ होगा? नहीं, घर वालों को तो नहीं होगा, मगर मुझे हो सकता है। आपको क्यों होगा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम घर और ऑफिस को इकट्ठा मैनेज कर सकती हो? इस बार जुनैद वाकई संजीदा था। पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तुमको अंदाज़ा तो होगा। कोई अंदाज़ा नहीं है। पहले मुझ पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ जॉब ही है। मेरे घर आकर भी तो तुम्हें कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा, मगर फिर भी बहुत सी दूसरी चीज़ें होती हैं। जुनैद बात करते करते रुका। तुम जॉब नहीं छोड़ना चाहती? जॉब मैं छोड़ना चाहती हूँ, मगर अभी नहीं। लीज़ा, मैं कोई कंजर्वेटिव आदमी नहीं हूँ। अगर तुम में कोई टैलेंट है तो मैं उसे ज़ाया करना नहीं चाहूँगा, मगर जिस फील्ड में तुम हो ये कदरे अजीब है। तुम अक्सर फंक्शंस कवर करने जाती हो। फंक्शंस कहाँ हो, कब हो, तुम घर कब पहुँचो, ये सब कुछ खासा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ, मैं जानती हूँ और इसीलिए डबल माइंडेड हूँ, मगर सिर्फ खाने पीने, शॉपिंग करने और सोने वाली ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती। सोसाइटी में कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर होना चाहिए मेरा। तुम फ्रीलांसिंग कर सकती हो, जुनैद ने तजवीज़ पेश की। फ्रीलांसिंग? वो सोच में पड़ गई। तुम्हारे लिए ये खासा आसान रहेगा, जुनैद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। तो सोच लो, बल्कि तुम ऐसा करो, रिज़ाइन करने की बजाय छुट्टी ले लो कुछ अरसे के लिए। के बाद तुम अपनी रूटीन और ज़िंदगी को देख लेना और फिर फैसला करना। ज़्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। बाद में हम दोनों ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके बारे में कुछ तय कर लेंगे। ये भी देख लेंगे कि तुम्हारे लिए
और अल्टरनेटिव क्या होता है। बल्कि तुम देखना कि अम्मी थोड़ा बहुत सोशल वर्क कर रही हैं, इसमें तुम किस तरह मदद कर सकती हो। तुम्हारा तो सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी ही रहा है, ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ जर्नलिज्म के ज़रिए ही सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन की जाए। वो उसकी बात गौर से सुनती रही। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, फिर और बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकती हो, मगर ये ज़रूरी नहीं कि 9 to 5 वाला काम किया जाए और फिर रोज़ ही किया जाए। फिर रोज़ सुबह तुम घर से निकल जाया करोगी तो मैं तुम्हारी शक्ल कैसे देखा करूँगा सुबह। वो बात करते करते कुछ संजीदा हुआ। अलीज़ा उसकी बात पर अभी भी गौर कर रही थी। उसने जुनैद के आखिरी जुमले पर गौर नहीं किया। जर्नलिज्म के अलावा भी और कुछ है दुनिया में, ये कोई अल्फ़ा और ओमेगा तो नहीं है। तुमने पेंटिंग सीखी हुई है, पेंटिंग करो, अपनी सोलो एग्जीबिशन करवाओ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा लिया हुआ है, उसके हवाले से कुछ कर लो। करने के लिए बहुत कुछ है अलीज़ा बीबी, बस बंदे में अर्ज होनी चाहिए जो तुम में है। वो अब लापरवाही से कह रहा था। कॉल कुछ लंबी होती जा रही है, हालांकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम सिर्फ मुबारकबाद ही देना चाहता था। जुनैद को अचानक वक्त गुजरने का एहसास हुआ। इस वक्त तुम्हारी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था। नहीं, मेरी नींद ख़राब नहीं हुई। लीज़ा उसकी बात पर मुस्कुराई। वैसे खासे लंबे अरसे के बाद हम दोनों की इतने खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। जुनैद को अचानक याद आया, और आज मुझे वाकई अच्छी नींद आएगी। वो उसकी बात पर मुस्कुराई। खुदा हाफिज़ कहने के बाद जुनैद ने फ़ोन बंद कर दिया। वो अगले कई मिनट हाथ में पकड़े मोबाइल को देखते हुए मुस्कुराती रही। वाकई उन दोनों ने कई हफ्तों के बाद इतनी अच्छी तरह एक दूसरे से बात की थी, और वो कई दिनों के बाद इतना हंसी थी। उसे अपनी सारी थकन गायब होती हुई महसूस हुई थी। जुनैद को आज वाकई बहुत अच्छी नींद आएगी, मगर मेरे लिए आज जल्दी सोना खासा मुश्किल होगा। उसने सोने के लिए बेड पर लेटते हुए उस वक्त सोचा जब वो बार बार उसके साथ होने वाली गुफ्तगू को जहन से झटकने में नाकाम रही। अलीज़ा जुनैद के साथ उस वक्त होटल में बैठी थी। वो दोनों वहाँ खाना खाने के लिए आए थे। जुनैद ने उसे कुछ शॉपिंग भी करवाई थी। शॉपिंग से वापसी पर वो उस होटल में चले आए। ये शादी से पहले हमारा आखिरी खाना है। वेटर को ऑर्डर देने के बाद जुनैद ने अलीज़ा से कहा, अगली बार तो हम ऐसी किसी जगह पर शादी के बाद ही बैठे होंगे। कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? कोई ऐसा काम जो तुम आज करना चाहो? जुनैद ने गहरा सांस लिया। अलीज़ा को उसकी संजीदगी पर हंसी आ गई। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं जुनैद? आखिरी ख्वाहिश से क्या मतलब है आपकी? कोई ऐसी चीज़ जो हम या तुम आज कर सकते हो मगर 3 हफ्ते बाद ना कर सको। मेरा मतलब है शादी के बाद। मेरे जहन में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही जो मैं अब कर सकती हूँ और शादी के बाद नहीं कर सकती। अलीज़ा ने लापरवाही से कहा, यार सोचो, जहन पर जोर डालो। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हम आज कर सकते हैं मगर शादी के बाद नहीं कर सकेंगे। अब 3 हफ्ते तक तो मैं तुमसे मिल नहीं सकूँगा, इसलिए अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई तो फिर मुझे मत कहना। मैंने जहन पर बहुत ज़ोर दिया मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा। बस ये कि शादी तक आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी, और तो कुछ भी नहीं ऐसा है जो छट जाए। और जहाँ तक आपसे मुलाकात की बात है तो शादी के बाद आपसे मुलाकात तो रोज़ ही होती रहेगी। फिर और क्या है? लीज़ा ने कहा, हाँ वाकई, और ऐसा है ही क्या जो छूट जाएगा? यानी तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो अधूरी रह जाएगी? नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो अधूरी रह जाएगी। फिर भी यार, अगर कुछ मनवाना हो तो आज मनवा लो। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। शायद बाद में तुम्हारी फरमाइश उस तरह ना पूरी करूँ जिस तरह आप करने पर तैयार हो। जुनैद ने फराग दिली का इजहार करते हुए कहा, मैंने आपसे कभी भी कोई फरमाइश नहीं की, ये आपको याद रखना चाहिए। लीज़ा ने उसे जताया, यानी मैं खुद ही तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ कि तुम्हें फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम यही कहना चाह रही हो ना? जुनैद ने मसनूई संजीदगी से कहा, नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं फरमाइशों पर कुछ ज़्यादा यकीन नहीं रखती। खासी कनात पसंदी है मुझ में, इसीलिए तो तुम्हें मैंने ऑफ़र किया। लीज़ा ने उसके मुस्कुराते चेहरे को गौर से देखा। अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं किसी फरमाइश के लिए तो आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दें। उसने चंद लम्हे कुछ सोचते रहने के बाद एकदम संजीदगी से कहा, बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं? जुनैद ने कुछ दिलचस्पी के साथ टेबल पर अपनी कोहनियाँ टिकाते हुए कहा, उम्र से दोबारा कभी मत मिले। जुनैद के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो एक बार फिर सीधा होकर बैठ गया। ये क्या बात हुई? आपने खुद ही कोई फरमाइश करने के लिए कहा था। लीज़ा ने उसे याद दिलाया। मगर ये तो खासी नामुनासिब सी फरमाइश है। जुनैद एकदम संजीदा हो गया। नहीं, कोई इतनी नामुनासिब नहीं है। लीज़ा ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप पहले की तरह अब भी उम्र से कोई राब्ता न रखें, उससे मिलने से एतराज़ करें। इसमें नामुनासिब बात क्या है? मैं उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता हूँ। मैं चाहती हूँ आप उससे ना मिलें, ना कम ना ज़्यादा, सिरे से ही ना मिलें। क्यों? क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती। उसने बड़ी साफ गोई से कहा। तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती? आप जानते हैं। जुनैद ने उसकी बात पर कदरे नागवारी से सर झटका।
सिर्फ एक वाक़ये की बिना पर किसी के बारे में इस तरह की हतमी राय बना लेना और किसी को नापसंद करने लगना कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। बहुत इलॉजिकल और अनरीज़नेबल किस्म की बात है। एक या दो वाक़यात की बात नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं इसके लिए मैंने नापसंदीदगी की। लीज़ा ने संजीदगी से कहा, तुम ज़रा रोशनी डालना पसंद करोगी उन बहुत सारी वजूहात में से चंद एक पर? अगर मैंने ये काम शुरू किया तो हम लोग खासा वक्त ज़ाया करेंगे। लीज़ा ने बात को गोल करते हुए कहा, क्या ये मुनासिब नहीं है कि तुम उमर को उसके प्रोफेशन से हटकर सिर्फ एक फैमिली मेम्बर के तौर पर देखो, उसके प्रोफेशन के हवाले से उसे जज ना करो? जुनैद ने बड़ी संजीदगी से कहा, इसके बावजूद उसके लिए मेरी नापसंदीदगी उसी तरह कायम रहेगी। लीज़ा ने दो टोक अंदाज में कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं उसे उसके प्रोफेशन के हवाले से जज करूं या ना करूं। मुझे हैरत होती है, उसने हमेशा तुम्हारी तारीफ़ की है और तुम उसके बारे में इतनी नेगेटिव सोच रखती हो। वो भी मुझे नापसंद करता है। लीज़ा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं, कम अज़ कम मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। जुनैद ने कतियत से सर हिलाते हुए कहा, इतने सालों में मैंने एक बार भी उमर के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं सुना। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद रहा है, उसने हमेशा तुम्हारी तारीफ़ की है। जुनैद रवानी से कहता जा रहा था। लीज़ा बेहिस्सो हरकत पलके झपकाए बगैर उसे देख रही थी। हो सकता है तुम दोनों के दरमियान कुछ गलत फहमी हो जिससे दूर हो जाना चाहिए, और मुझे गलत फहमी के सिवा ये कुछ और लगता भी नहीं। जब तुम अपने किसी और कज़न पर उसके करियर या प्रोफेशन के हवाले से तनकीद नहीं करती या उसे नापसंद नहीं करती, तो फिर आखिर उमर ही क्यों? क्या ये उसके साथ ज़्यादती नहीं है? जुनैद बात करते करते रुक गया। लीज़ा के चेहरे के तासुरात बहुत अजीब थे। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जुनैद ने उससे पूछा। कितने सालों से जानते हैं आप उमर को? उसने सर्द आवाज़ में जुनैद से कहा। वो उसे देखने लगा। कितने सालों से? हाँ, कितने सालों से? आपने कहा। आपने इतने सालों से कभी उमर के मुंह से मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं सुना। तो आप और उमर एक दूसरे को कब से जानते हैं? जुनैद ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। आपने यही कहा है, उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। इससे पहले कि जुनैद कुछ कहता, वेटर टेबल पर खाना सर्व करने लगा। लीज़ा की भूख ख़त्म हो चुकी थी कि आज फिर कोई एंटी क्लाइमैक्स होने वाला था। चंद मिनट के बाद वेटर खाना लगाकर चला गया। चंद दिन पहले भी आपने फ़ोन पर मुझसे यही कहा था कि 7-8 साल पहले तो मुझे गुस्सा नहीं आता था। मैंने सोचा कि आपने बेध्यानी में ऐसा कहा है, मगर ऐसा तो नहीं है। आप मुझे कब से और कितना जानते हैं? लीज़ा, छोड़ो यार, हम दोनों क्या फजूल बातें लेकर बैठे हैं। खाना खाते हैं। जुनैद ने मौजू बदलने की कोशिश की। मैं यहाँ से उठकर चली जाऊँगी अगर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उमर को आप कब से जानते हैं? इस बार उसकी आवाज़ में वाज़ेह तौर पर नाराज़ी थी। जुनैद एकदम संजीदा हो गया। कुछ देर वो एक दूसरे के चेहरे देखते रहे। फिर जुनैद ने एक गहरा सांस लेकर जैसे हथियार डाल दिए। 15 साल से वो दम बखुद रह गई। उस वसी और इस डाइनिंग हॉल में उसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा। अपने हाथ की कपकपाहट को छुपाने और ख़ुद को जैसे सहारा देने के लिए उसने अपने हाथों को टेबल पर रख दिया। वो उसके बिलमुकाबिल अपनी कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। वो आदमी जिसके बारे में उसे यकीन था कि वो उमर के बरक्स उससे हमेशा मुखलिस रहा है। वो आदमी जिसके बारे में उसे खुश फहमी थी कि वो कभी उसे किसी चीज़ के बारे में धोखे में नहीं रखेगा। जुनैद अब बात करते करते कुछ देर के लिए रुक गया था। शायद वो बात जारी रखने के लिए कुछ मुनासिब लफ्ज़ों की तलाश में था। लीज़ा फ़क्र रंगत के साथ उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बैठी थी, दम बखुद और साकित। हम लोग फ्लैटमेट्स थे। हमारे डिपार्टमेंट्स अलग थे, मगर हम लोगों की दोस्ती पर उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। यूनिवर्सिटी के बाद भी कुछ अरसा हम अलग ही रहे। फिर उमर लंदन चला गया, मैं वापस पाकिस्तान आ गया। मैंने अपने बाबा की फ़र्म को ज्वाइन कर लिया, मगर हम दोनों हमेशा राब्ते में थे। जुनैद ने रुककर अपने गिलास में पानी डाला। वो कह रहा था, बहुत गहरी किस्म की दोस्ती है हमारी। उमर जब भी पाकिस्तान आता था, मेरे यहाँ भी आता था। बाद में सिविल सर्विस में आने के बाद ये ताल्लुक़ कुछ और गहरा हो गया। जितना अरसा वो पाकिस्तान में रहा, बड़ी बाकायदगी से हमारे यहाँ आता रहा। बाज़ दफ़ा वो हमारे घर ठहरता भी रहा है। 15 साल बहुत लंबा अरसा होता है। ये कोई 15 दिन नहीं होते कि इंसान एक दूसरे को जान ना सके। मैं उमर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह। इसीलिए जब तुम उस पर तनकीद करती थी तो मैं। जुनैद ने पानी का घूंट भरा। मैं कभी यकीन नहीं कर सकता कि उमर इस तरह का है जिस तरह का तुम उसे बताती हो। अगर सारी दुनिया भी मेरे सामने जमा होकर एक वक्त में वही बातें कहे जो तुम कहती हो, तब भी मैं यकीन नहीं करूँगा। उसके लहजे और अंदाज में कतियत थी। वो मेरा बेहतरीन दोस्त है और मैं उसे किसी भी दूसरे शख्स से ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। वो खाली खाली नज़रों से उसका चेहरा देखे गई। जुनैद इब्राहिम का चेहरा, अपने मंगेतर का चेहरा, उमर जहांगीर के बेहतरीन दोस्त का चेहरा। जुनैद ने अपनी बात जारी रखी।
सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर वालों के लिए भी वो कोई अजनबी शख्स नहीं है। वो हमारी फैमिली का एक फ़र्द है। ये समझ लो कि मेरी अम्मी का तीसरा बेटा है वो। अगर वो आए ना तब भी फ़ोन पर मेरे घर वालों से उसका राब्ता रहता है, मेरे पेरेंट्स से, ख़ास तौर पर मेरी छोटी बहन से, फरी से। तो आप अब्बास के दोस्त नहीं हैं? उसने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए कहा। नहीं, जुनैद ने नफ़ी में सर हिलाया। उमर के तवस्सुत से मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के और बहुत से लोगों को जानता हूँ, और उनमें अब्बास भी शामिल है, मगर अब्बास से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, सिर्फ जान पहचान है, जुनैद ने कहा। और मुझे आप कब से जानते हैं? उसने खोए हुए अंदाज में कहा। जुनैद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। बहुत साल हो गए हैं। ये कहना बेहतर है कि बहुत सालों से। पहली बार मैं तब तुमसे मिला था जब उमर सिविल सर्विस के इम्तिहान के लिए पाकिस्तान में था। उमर के साथ मैं तुम्हारे घर आया था। तुम उस वक्त कहीं जा रही थी और हम लोग लाउंज में बैठे हुए थे। उमर ने हम दोनों का तारुफ करवाया था। फिर 2-3 बार मैंने फ़ोन किया था उमर के लिए और तुमने फ़ोन रिसीव किया था। रिज़ा को याद आया कि जुनैद से पहली बार भोरबंद में मुलाकात के दौरान उसे बार बार यूँ लगता था जैसे वो उसे पहले भी कहीं देख चुकी है, मगर कोशिश के बावजूद वो ये याद करने में नाकाम रही थी कि उसने उसे कहाँ देखा था। बाद में उसने अपने इस ख्याल को झटक दिया था। इसका मतलब है नानो भी आपको बहुत अरसा से जानती होंगी? हाँ, तभी से, जब मैं उमर के साथ 2-4 बार उनके यहाँ आया। बाद में भी उनसे बात वगैरह तो होती थी, मगर मुलाकात का सिलसिला कदरे महदूद ही रहा, क्योंकि मैं कुछ और तालीम के लिए एक बार फिर बाहर चला गया था। जुनैद बड़े आराम से बताता गया। उमर से मैंने तुम्हारा बहुत जिक्र सुना था। तुम उन चंद लोगों में से हो जिनका नाम हमेशा उसकी ज़बान पर रहा है। तुम्हारे लिए किसी ज़माने में बहुत परेशान भी रहता था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों की किसी ज़माने में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो गुमसुम उसकी बातें सुन रही थी। फिर उमर के करियर की वजह से तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई और तुम उसे बुरा समझने लगी, मगर उमर की राय तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छी रही। मैंने उसे कभी तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा कहते हुए नहीं सुना, कभी भी नहीं। तुम्हारी हमेशा तारीफ करता है वो। जुनैद धीमे लहजे में कहता जा रहा था। मुझसे शादी करने के लिए किसने कहा था आपको? उमर ने अपने होंठ भींचते हुए उसने जुनैद की बात को अनसुनी करके पूछा। जुनैद उसकी बात के जवाब में खामोशी से उसे देखता रहा। वो कुछ ना कहता, तब भी वो उस सवाल का जवाब जान चुकी थी। शिकस्त खुर्दा अंदाज में उसने अपने सामने पड़ा हुआ पानी का गिलास उठा लिया। कई साल पहले उसने मुझसे एक बार ऐसी बात की थी। जुनैद का लहजा पहले से भी ज़्यादा धीमा था। शायद वो अलीज़ा के तासुरात से उसकी दिली कैफियत जान रहा था। उस वक्त मैं शादी के बारे में सीरियस नहीं था, बल्कि उस वक्त मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाह रहा था और ये बात मैंने उसको बता दी थी। मगर वो बाज़िद था कि जब भी शादी करूं उसके ख़ानदान में करूं, तुमसे करूं। वो चाहता था कि मैं उसके ख़ानदान का एक हिस्सा बन जाऊं। मुझे उस वक्त उसकी बात पर हंसी आती थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो जितना तुम्हारा जिक्र करता था शायद वो खुद तुम में इंटरेस्टेड था। मगर बाद में मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। हाथ में पकड़े हुए गिलास पर अलीज़ा की गिरफ्त कुछ और सख्त हो गई। मैं तालीम हासिल करने के लिए दोबारा बाहर चला गया, मगर उमर बार बार मुझे ये याद दिलाता रहा कि वापस आकर मुझे तुमसे शादी करनी है। जुनैद ने एक बार फिर कहना शुरू किया। वापस आकर भी वो मुझसे यही कहता रहा कि मैं अपनी शादी के बारे में बिल्कुल परेशान ना हूँ, क्योंकि वो बहुत अरसा पहले ही ये तय कर चुका है कि मुझे किसके साथ शादी करनी है। फिर आखिरकार जब कुछ सेट हो जाने के बाद मैंने शादी का फ़ैसला किया, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे एक बार मिल लूँ। उसने ये भी कहा कि मैं ये ज़ाहिर ना करूं कि मैं उमर का दोस्त हूं, क्योंकि उसका ख्याल था कि इस सूरत में तुम कभी मुझसे शादी पर तैयार नहीं होगी। इसलिए अब्बास के घर वालों की मदद लेनी पड़ी। वो एक बार फिर बात करते करते रुका। भोरबंद में अब्बास की मम्मी तुम्हें मुझसे मिलवाने के लिए ही लेकर आई थी। वो खुद ज़ाती तौर पर मुझसे सिर्फ एक बार ही मिली थी और मेरी फैमिली को भी नहीं जानती थी, मगर उमर ने उनसे कहा कि वो तुम्हें लेकर भोरबंद जाएँ और मुझसे मिलवा दें। वो खाली उल ज़हनी के आलम में उसका चेहरा देखती रही। मेरी और उमर की दोस्ती इस नोयत की है कि मैं उसकी बात नहीं टाल सकता। वो तुम्हारे बजाय मुझे किसी और लड़की से भी शादी का कहता तो मैं तब भी तैयार हो जाता। तुम्हारी तो खैर बात ही दूसरी थी। तुम्हारे बारे में तो वो कई सालों से मेरी ब्रेन वॉशिंग करता आ रहा था। यही वजह थी कि भोरबंद में तुमसे इतने सालों बाद दोबारा मिलने पर मुझे तुम्हारे लिए कोई अजनबियत महसूस नहीं हुई। मुझे यूं ही लगा जैसे मैं बहुत सालों से तुमसे मिलता रहा हूँ। जुनैद रुका। तुमने मुझे पहचाना नहीं, हालांकि मुझे इसका खदशा था, मगर उमर को यकीन था कि तुम मुझे नहीं पहचान सकोगी। तुम्हारे बारे में उसके अंदाजे हमेशा सही साबित होते हैं। मेरे घर वालों ने भी मेरे कहने पर तुम पर यह जाहिर नहीं किया कि वो उमर को जानते हैं या उमर हमारे यहाँ आता जाता है।
मैंने तुम्हारी और उमर की आपस में गलतफहमी के बारे में उन्हें भी बता दिया, मगर ये सब हमेशा ऐसा नहीं रह सकता था। कभी ना कभी किसी न किसी तरह तुम्हें यह बात ज़रूर पता चल जाती कि मैं और उमर आपस में दोस्त रहे थे, और फिर तुम। जुनैद बात करते करते रुक गया। शनासाई, पसंदीदगी, मोहब्बत, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे लिए उमर का एक और एहसान। बस और क्या था जुनैद इब्राहिम? जुनैद ने अपने सामने अलीज़ा ने अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखते हुए बेयकीनी से सोचा, और मैं पिछले 1 साल से इस गुमान और खुशफहमी में मुब्तला थी कि यह शख्स मुझको देखकर, मुझसे मिलकर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, और मैंने अपने वजूद को खुशफहमियों और शराबों की कितनी लंबी जंजीर में जकड़ लिया था। क्या दुनिया में वाकई मोहब्बत नाम की कोई चीज़ होती है? और ये शख्स उमर का यारे गार जुनैद इब्राहिम, जो मुझे ये बता रहा है कि ये उमर के कहने पर किसी से भी शादी कर सकता था। ये मेरी मोहब्बत में अपने दिल के कहने पर कहाँ मुब्तला हो सकता था? वो माऊफ ज़हन के साथ उसे देखे जा रही थी। थकन का एक अजीब एहसास उसके अंदर सरायत करता जा रहा था। कुछ देर पहले की खुशी और तमानियत जैसे भग से उड़ गई थी। जुनैद उससे फिर कुछ कह रहा था। मैं जानता हूँ ये सब कुछ सुनकर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मगर जुनैद कह रहा था। गुस्सा? अलीज़ा ने अपनी कैफियत को जांचा। नहीं, उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। शायद आज पहली बार इस तरह के इंकशाफात सुनकर उसे गुस्सा नहीं आया था, ना उमर जहांगीर पर, ना जुनैद इब्राहिम पर, ना अपने आप पर। और वो ये बात जुनैद इब्राहिम को बताना चाह रही थी कि उसे जुनैद पर गुस्सा नहीं आ रहा था, मगर यकदम ही उसे एहसास हो रहा था कि लफ्ज़ों को चुनना और जोड़कर अदा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लफ्ज़ अपनी वक़्त और अपनी आवाज़ भी खो गए थे। मैं तुम्हें इस सब के बारे में कभी भी धोखे में न रखता। जल्द या बदीर मैं तुम्हें ये सब कुछ बता देता, वो कह रहा था। जल्द या बदीर? वो फिर सोचने लगी, कितनी जल्दी और कितनी देर से? अगर आज मैं इसरार ना करती तो क्या ये मुझे सब कुछ बता देता? उसने जुनैद को देखते हुए सोचा। और अगर मुझे ये सब कुछ शादी के बाद पता चलता तो मैं क्या कर सकती थी? हालांकि उमर ये चाहता था कि तुम्हें ये सब कुछ कभी ना बताया जाए, लेकिन मैंने ये नहीं कर सकता। तुम्हें न बताने का मतलब है कि उमर मेरे घर ना आ सकेगा, ना ही मैं उससे इस तरह खुलेआम मिल सकूँगा जिस तरह अब मिलता हूँ, और मैं उससे अपनी दोस्ती किसी तरह ख़त्म नहीं कर सकता, किसी कीमत पर नहीं, वो कतियत से कह रहा था। इसीलिए ये चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में हर गलत फहमी दूर कर लो। उमर एक बहुत अच्छा इंसान है और वो हमेशा मेरा बेहतरीन दोस्त रहेगा। मैं तुम्हारे कहने पर या किसी के भी कहने पर उसे नहीं छोड़ूंगा। लीजा ने दूसरी कुर्सी पर पड़ा अपना बैग उठा लिया और वो उठकर खड़ी हो गई। जुनैद हैरान रह गया। तुम कहाँ जा रही हो? लीजा ने जवाब देने के बजाय कदम बढ़ा दिए। अलीज़ा, अलीज़ा। जुनैद कुछ परेशान होते हुए खुद भी उठ खड़ा हुआ, मगर अलीज़ा ने मुड़कर उसे नहीं देखा। जुनैद ने अपने वॉलेट में से कुछ नोट निकालकर मेज़ पर रख दिया और खुद भी अलीज़ा के पीछे आ गया। वो अब दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ उतर रही थी। अलीज़ा, अलीज़ा। जुनैद एक बार फिर से आवाज़ें लगाने लगा। उसने मुड़े बगैर सीढ़ियाँ उतरना जारी रखा। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके सामने आ गया। क्या हुआ? तुम इस तरह बाहर क्यों निकल आई हो? अलीज़ा रुक गई। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो आगे नहीं जा सकती थी। क्या हुआ है तुम्हें? उसने परेशानी से पूछा। इस तरह खाना छोड़कर क्यों आ गई हो? मैं घर जाना चाहती हूँ, अभी, इसी वक्त, उसने सते हुए लहजे में कहा। यही घर ही जाना था, हमें घर ही जाना था, मगर इस तरह खाना छोड़कर? आप खाना खाइए। आप क्यों खाना छोड़कर आ गए? मैं चली जाऊँगी। उसने जुनैद के दाएं तरफ से निकलने की कोशिश की। मैं खुद यहाँ खाना खाने नहीं आया था लीज़ा, तुम्हारे साथ खाना खाने आया था। जुनैद ने अफसोस से कहा। वो अब उसके साथ चल रहा था। लीज़ा खामोशी से चलती रही। ठीक है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जुनैद ने बलाखिर हथियार डाल दिए। लीज़ा ने अपने कदम रोक दिए। जुनैद अब पार्किंग की तरफ जा रहा था। वो वहीं खड़ी रही। कुछ देर के बाद वो गाड़ी उसके करीब ले आया। उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया। वो खामोशी से अंदर बैठ गई। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर मैंने हर बात की वजाहत की है। जुनैद यकीनन अब परेशान था, इसीलिए उसने गाड़ी को मेन रोड पर लाते एक बार फिर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। वो उसकी तरफ देखे बगैर विंड स्क्रीन से बाहर देखती रही। अलीज़ा, मेरी तरफ से किसी गलत फहमी को दिल में जगह मत दो। लीज़ा की खामोशी जुनैद की परेशानी में इजाफा कर रही थी। मैंने कुछ हफ्ते पहले भी एक दिन तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यही बात बताना चाहता था, वो कह रहा था, बल्कि मैं उमर से अपनी दोस्ती को सिरे से छुपाना चाहता ही नहीं था। ये उसका इसरार था जिस पर मुझे ऐसा करना पड़ा, मगर इसमें तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना मेरी तरफ से ना उमर की तरफ से। और हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? मैं तुम्हें बता चुका हूँ।
जुनैद का लहजा कदरे बेरब्त हो रहा था। लीज़ा अब भी विंडस्क्रीन से बाहर देखती रही। जुनैद कदरे बेचारगी के आलम में खामोश हो गया। मैं फिर भी एक्सक्यूज़ करता हूँ, हो सकता है तुम्हें ये सब कुछ बहुत बुरा लगा हो या इससे कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो। वो चुप हो गया। शायद उसके पास करने के लिए कोई और बात बाकी नहीं रही थी। लीज़ा के घर के गेट पर उसने हॉर्न बजाकर चौकीदार को मतवज्जे किया, मगर गाड़ी गेट पर रुक गई। लीज़ा दरवाज़ा खोलने लगी। अलीज़ा, मैं गाड़ी अंदर लेकर जा रहा हूँ, जुनैद ने कहा। नहीं, आप यहीं से चले जाइए, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, लीज़ा ने सर्द आवाज़ में उससे कहा। जुनैद का चेहरा खफ़्फ़त से सुर्ख हुआ। चौकीदार अब गेट खोल रहा था। तुम अपने शॉपर्स उठा लो। जुनैद ने पिछली सीट पर रखे हुए शॉपर्स की तरफ इशारा किया, मगर इससे पहले कि वो उन्हें उठाकर उसकी तरफ बढ़ाता, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर गई। जुनैद ने उसे आवाज़ दी, मगर उसने पीछे मुड़े बगैर गेट अबूर कर लिया। कुछ झुंझलाते हुए जुनैद गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले आया। लीज़ा का रवैया उसके लिए बहुत नाकाबिले यकीन था। अगर उसके वहमो गुमान में भी ये होता कि वो इस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकती है, तो वो कभी उसके सामने इस तरह के इंकशाफात ना करता। उसका ख्याल था कि वो थोड़ा बहुत नाराज़ होगी, मगर वो उसे समझा बुझाकर उसकी ये नाराज़गी दूर कर लेगा, मगर उससे ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह बिल्कुल चुप साध लेगी। अलीज़ा अपने पीछे उसकी गाड़ी के अंदर आने की आवाज़ सुन रही थी, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। नानो लाउंज में ही बैठी थी। उन्होंने अलीज़ा को मुस्कुराते हुए देखा। तुम बहुत जल्द आ गई, मैं सोच रही थी कदरे देर से आओगी। उन्होंने उसे देखते हुए हैरत से कहा। लीज़ा ने उनकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। एक नज़र उन्हें देखने के बाद वो रुके बगैर लाउंज से गुजर गई। नानो ने हैरत से उसे जाते देखा। वो उसके चेहरे के तासुरात से कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर सकी थी। अलीज़ा वहाँ रुके बगैर सीधा अपने कमरे में चली आई। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसने अपने बैग को अपने बिस्तर पर उछाल दिया और ख़ुद दीवार के साथ पड़े सोफ़े की तरफ बढ़ गई। अपने जूते उतारकर दूसरे पैर सोफ़े के ऊपर रखते हुए कुशन गोद में लेकर बैठ गई। वो अपनी कैफियत खुद भी समझने से कासिर थी। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि आज खिलाफ मामूल उसे रोना नहीं आ रहा था। जुनैद इब्राहिम, उसने ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया। उसने कुछ देर पहले उसके होंठों से निकलने वाले तमाम जुमलों को याद करने की कोशिश की। उसका शौक़ अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी कि उसे गम ज़्यादा हुआ था या फिर गुस्सा, और इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ किससे था, जुनैद से, उमर से, नानो से, या फिर इन तीनों से। दरवाजे पर दस्तक देकर नानो अंदर आ गई थी। उनके हाथ में शॉपर थे। यकीनन जुनैद वो शॉपर्स उन्हें दे गया था। तुम ये सारी चीज़ें उसकी गाड़ी में क्यों छोड़ आई? नानो ने तनबीही अंदाज में कहा। और मूड क्यों ख़राब किया है ख़राब है तुम्हारा? उन्होंने शॉपर्स बेड पर रखते हुए कहा। फिर कोई झगड़ा हो गया तुम दोनों में? वो अब उससे पूछ रही थी। उनके लहजे में तशवीश का अंसर नुमाया था। जुनैद भी कुछ परेशान नज़र आ रहा था। मेरे रोकने के बावजूद रुका नहीं, ऊपर से तुम्हारे मुंह पर भी 12 बजे हुए, आखिर हुआ क्या है? लीज़ा उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए अपने दांतों से उंगलियों के नाखून कुतरती रही। तुम कुछ बताओगी या इसी तरह बैठी रहोगी मुँह बंद करके? इस बार नानो ने उसे झिड़कते हुए कहा। लीज़ा ने इस बार भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शादी से पहले इस तरह झगड़ रहे हो तुम दोनों, तो बाद में क्या होगा? मैं इसीलिए लंबी कोर्टशिप के हक़ में नहीं थी। और लीज़ा, कम अज़ कम तुमसे तो मैं इस तरह की हमाकत की तवक्को भी नहीं कर सकती थी। लीज़ा ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी खामोशी से पहले की तरह अपने नाखूनों को कुतरती रही। क्या तुम कसम खाकर बैठी हो कि तुम बिल्कुल गूंगी हो जाओगी और कुछ बोलोगी ही नहीं? आखिर कुछ कहो तो। नानो के सब्र का पैमाना अब लबरेज होने लगा। नानो, आप इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दें, मैं आपसे सुबह बात करूंगी। एक लंबी खामोशी के बाद उसने नानो से कहा। मगर आखिर तुम्हें हुआ क्या है? नानो ने कुछ तशवीश आमेज़ अंदाज में कहा। जो भी हुआ है मैं इसके बारे में सुबह आपसे बात करूंगी। इस वक्त आप मुझे अकेला छोड़ दें, लीज़ा ने उसे अंदाज में कहा। नानो कुछ देर कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसे देखती रही। फिर उन्होंने पूछा, खाना खा लिया है तुमने? सब कुछ खा चुकी हूँ, आप परेशान ना हो, लीज़ा ने अक्खड़ लहजे में कहा। नानो कुछ देर उसी तरह खड़ी उसे देखती रही, फिर कुछ कह बगैर उसके कमरे से बाहर निकल गई। लीज़ा अपने बेड पर पड़े हुए उन चॉपर्स को घूरने लगी जिनमें मौजूद चीज़ों को कुछ देर पहले उसने बड़े शौक से जुनैद के साथ ख़रीदा था। उस वक्त उसे उन तमाम चीज़ों से नफ़रत महसूस हो रही थी। उसे सब कुछ नाकाबिले यकीन लग रहा था। आखिर ये कैसे हुआ कि मुझे कभी भी जुनैद इब्राहिम पर शुबा नहीं हुआ? कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि अब्बास की बजाय वो खुद भी उमर का दोस्त हो सकता था, तब भी नहीं जब वो इतने ज़ोरों शोर से उमर की हमायत करने में मसरूफ़ था। मुझे सोचना चाहिए था कि ये सिर्फ मामूली सी शनासाई तो नहीं हो सकती जो जुनैद को इस तरह मुझसे नाराज़ करने का सबब बन रही है। सिर्फ अब्बास के कहने पर, या अब्बास के लिए तो वो उमर के लिए इस तरह की फीलिंग्स का इजहार नहीं कर सकता था। और फिर उस दिन वहाँ KFC में उन दोनों को इकट्ठे देखकर भी
मैंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि ये दोस्ती दरीना भी हो सकती थी। उन दोनों के दरमियान नज़र आने वाली बेतकल्फ़ी के बावजूद मैंने यही सोचा कि ये ताल्लुकात अभी हाल ही में इस्तवार हुए हैं, और वो भी उमर की कोशिशों से। उमर को जुनैद के घर देखकर भी मुझे उस पर कोई शुबा नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या वाकई मैं इस हद तक बेवकूफ़ हूँ कि कोई भी जब दिल चाहे मुझे बेवकूफ़ बना सकता है, और वो भी इस हद तक? वो गम और गुस्से के आलम में सोच रही थी। और आखिर उमर जहांगीर चाहता क्या है? क्या करना चाहता है? अपने बेहतरीन दोस्त को मेरे गले में क्यों बांध रहा है? और वो भी उसे इस बात से बेखबर रखकर कि मैं उमर जहांगीर से मोहब्बत करती रही हूँ और उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी, और मुझे इस बात से बेखबर रखकर कि जुनैद से उसके ताल्लुकात इस नोयत के थे। वो आखिर ये क्यों चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूँ? उससे उमर जहांगीर को क्या मिलेगा? और बाकी सब लोग, नानू, अब्बास, अब्बास की मम्मी, आखिर उन सब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्या उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं कभी ये सब जान जाऊंगी, और फिर मैं उनके बारे में क्या सोचूंगी? उसे अपने सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। इतने बेहतरीन तरीके से उसे ट्रैप किया गया था कि आज अगर जुनैद खुद उसे सब कुछ ना बता देता तो उसे कभी भी उन सब पर शक ना होता, ना वो असलियत जान सकती। रिज़ा को अब भी याद नहीं आ रहा था कि उसने उमर के साथ आज से कई साल पहले जुनैद को देखा था। उन दिनों सरसरी तौर पर उसने कई बार उमर के बहुत से दोस्तों को देखा था, और उनमें से जुनैद को पहचानना और याद रखना नामुमकिन काम था, जब तक कि ख़ास तौर पर वो उन दोनों को आपस में मुतारिफ ना करवाता। और ऐसा नहीं हुआ था। वो अगर उससे मिली भी थी तो सरसरी अंदाज में, मगर जहाँ तक जुनैद के फ़ोन कॉल्स रिसीव करने का ताल्लुक था, उसे वो याद आ गई थी। उमर जुनैद को जीन कहा करता था, और कई बार फ़ोन करने पर वो उमर तक जीन के पैगाम भी पहुंचाया करती थी। उमर के मुंह से उसने बहुत दफ़ा जीन का जिक्र भी सुना था। चौधरी के बाद ये दूसरा नाम था जिसका उमर खासा जिक्र करता था, मगर इसके बावजूद उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जीन का असली नाम क्या है। उसके नज़दीक ये बात कभी इतनी अहमियत की हामिल रही ही नहीं थी, और अब वो माऊफ होते जहन के साथ उन दोनों के बारे में सोच रही थी। जुनैद इब्राहिम, उमर जहांगीर, अपने बेहतरीन दोस्त के साथ बांधना क्यों चाहता है उमर मुझे, दोनों को धोखा देते हुए, मुझे भी, जुनैद को भी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। अल्लाह अल्लाह, कितने इंकशाफात हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है इस नावल में। तो देखते हैं कि आगे और क्या कुछ होता है। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।